हेलो फ्रेंड्स, लाइफ ऑन अर्थ चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज गणतंत्र दिवस है। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर हम कल के एमपी सेट का कल कल कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज उसी का शेष भाग आज करेंगे। तो फिर आज देखते हैं एमपी सेट का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन आंसर। इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर को एक अद्वितीय संख्या से जाना जाता है। तो आईपी एड्रेस के द्वारा जाना जाता है। इसका आंसर होगा आईपी एड्रेस के द्वारा जाना जाता है। फिर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है। तो एनआईसी है जो प्रौद्योगिकी संचालित करने का समाधान प्रदान करता है। इसका आंसर होगा एनआईसी। नेस्कॉम, भारतीय स्टेट बैंक उपयुक्त में से सभी नहीं होंगे, बी होंगे। एनआईसी किसका है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान केंद्र एवं राज्य सरकारों को प्रौद्योगिकी संचालित करने के समाधान प्रदान करता है? तो एनआईसी होगा। फिर यूआरएल का क्या अर्थ है? तो यूआरएल का क्या अर्थ है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में सी नंबर होगा इसका सही। और एक जैसा ही इसमें दिख रहा है यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यह ध्यान रखना है क्या है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ये नहीं होगा। यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर तो ये भी नहीं होगा। होगा क्या? सी नंबर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। गांधी सागर जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो गांधी सागर जलाशय का निर्माण चंबल नदी पर किया गया है। फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग में इस्तेमाल किया जाने वाला गाजीपुर लैंडफिल क्षेत्र किस जगह पर स्थित है? तो दिल्ली में। गाजीपुर दिल्ली में स्थित है। और गाजीपुर गाजीपुर जैसा नाम सुन लग रहा था उत्तर प्रदेश, लेकिन नहीं, गाजीपुर दिल्ली में आ गया है, दिल्ली में है। और ये लवणीय पदार्थ, लवणीय मृदा को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ईसी कंडक्टिविटी ईसी और सोडियम अधिशोषण अनुपात एसएआर के अनुसार चिन्हित किया गया है। तो ईसी इक्वल टू 4 से अधिक, एसआर इक्वल टू 13 से कम, ये सही होगा। ईसी और एसएआर का अनुपात है सोडियम अधिशोषण अनुपात और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसका ये होगा बी नंबर। फिर आगे का प्रश्न देखते हैं। भारत में बायो ई3 नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा जीओआई द्वारा दी गई है। इसका अर्थ क्या है? तो अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी है। भारत सरकार में बायो ई3 की नीति जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार
जीओआई द्वारा गवर्नमेंट जीओआई द्वारा दी गई। इसका अर्थ है ऊर्जा, स्वरोजगार, पर्यावरण के लिए ये नहीं होगा। अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। फिर आगे का प्रश्न है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का वार्षिक उत्पादन अनुमानित है। तो कब तक अनुमानित करना है? तो 2030 तक। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहरों को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो 2016। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में की गई? 1956 में। सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना संसदीय अधिनियम के द्वारा किस वर्ष की गई? 2056। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत संक्षिप्त शब्द संकल्प का अर्थ है क्या? आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता। यह संकल्प यूजीसी नेट में भी पूछा गया है संकल्प के बारे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेट में भी पूछा गया है। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था? एनी बेसेंट। तो पाश्चात्य शिक्षा को भारत में थोपने का विरोधी था। मतलब भारत पर जो पाश्चात्य शिक्षा थोपा जा रहा था उनके विरोध में एनी बेसेंट ने उनका विरोध किया। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें ऑप्शन गलत है, तो इसका सही है देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय, तो ये तो बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान, और विक्रमशिला उत्तर प्रदेश, और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय उड़ीसा। तो ये सही क्रम है। ये ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सही ये है। तो आप देख सकते हैं सबका लगाया हुआ है। तक्षशिला पाकिस्तान में है, और विक्रमशिला उत्तर प्रदेश में, और पुष्पगिरी विश्वविद्यालय उड़ीसा में है। तो ये है। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन हुआ, और एक मैथ्स का क्वेश्चन हमने छोड़ा था, तो उसको हम देख लेते हैं। तो उसका देखिए, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 500 रुपया है। यदि दुकानदार इस पर 25% लाभ कमाता है तो इस पुस्तक का क्रय मूल्य क्या होगा? तो ये 400 रुपया तो इसका आंसर है, और ये बनेगा कैसे? तो देखते हैं फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला ये लगेगा, ये CP इंटू 100 प्लस P परसेंटेज बाई। तो देख 125 है, लाभ है 125 में, तो परसेंटेज है तो 100 में 25 लाभ हो गया, और ये 500 ये है। तो इस प्रकार बना है। देखिए, ये क्रॉस में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो देखिए 500 में 100 से कटा है, और ये CP इधर बाहर आ गया, और फिर 4 से ये कटा है। नहीं, पहले 25 बचे 125, और 25 चौका 100 ये।
इस प्रकार 400 आंसर हुआ। ये 100 और ये फिर यह एक विद्यार्थी अपने गांव से 4 किलोमीटर घंटे प्रति घंटे की गति से अपने स्कूल जाता है तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अब वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में 4 घंटे 10 मिनट का समय लगता है तो उसके गांव की स्कूल की दूरी कितनी है? तो ये है 1 आवर्स 4 किलोमीटर और 1 आवर्स 6 किलोमीटर। तो ये दोनों प्लस हो गया, 6 4 10 किलोमीटर। फिर इसका ये प्रश्न भी देखा होगा। निम्न खाली स्थान रिक्त स्थानों पर पूर्ति करना है तो क्या होगा? तो कितना अंतर है? 1 के स्थान पे आता है F, इसमें 4 अंतर है, 5वां स्थान है। फिर C तीसरा है, इस प्रकार देखना है। 8 8वां है। तो कितना कितना अंतर है? तो इस बीच अरेंज किया है तो जी आंसर होगा। फिर एक हिंदी में प्रश्न गलत, इसका कंफ्यूजन था तो इसका आंसर दा साहब होगा। तो ये देखते हैं हिंदी का प्रश्न। प्रजाहाति यदा कामान प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेव आत्मनो तुष्ट स्थितप्रज्ञ तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतरागभयं क्रोधः स्थितधीः मुनुरुच्यते। उपयुक्त अंश निम्नलिखित में से किस पात्र से है? तो महाभोज के नाटक से दा साहब का कथन है ये। तो इसका आंसर होगा 127 नंबर का। ये संस्कृत का जो श्लोक है वह महाभोज नाटक दा साहब से है। तो सी नंबर सही होगा। तो यह हिंदी का प्रश्न है, हिंदी सब्जेक्ट का प्रश्न है ये। तो इसके पहले क्लास में हमने 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन तो एक क्लास में किया था, फिर दूसरी क्लास में ये सारा संपूर्ण क्वेश्चन किया था। उसमें यह क्वेश्चन था जो कि गलत था, पुरोहित लगाया था, गलत था। तो सॉरी, अब मैं सही आंसर बता रही हूँ, दा साहब होंगे। तो यह राइट है, दा साहब महाभोज नाटक से है ये। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन हम एमपी सेट का करते रहेंगे जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चन जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन जो आया है उसमें व्याकरण से है, तो व्याकरण संबंधी भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको जब हम पढ़ाएंगे या जब क्लासेज होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे कि देखिए, ये समाक्षर लोप, तो इसका किस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये समाक्षर लोप होगा। फिर ये वर्तनी का या देवनागरी नागरी लिपि, ये कृदंत तद्धित प्रत्यय, तो यह किस प्रकार से तद्धित होगा, तो इसका हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब एवं ये कमेंट कीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फिर कारक, करण कारक का उदाहरण, इसका भी विश्लेषण हम करेंगे। आंसर तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगली बार तो कुछ और इसके 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 जरिए और भी कुछ आगे पूछा जा सकता है। जैसे कि ये तद्धित प्रत्यय है, तो प्रत्यय से ही और कुछ पूछा जा सकता है, इसको डिटेल से पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।